हेलो फ्रेंड्स, कल के वीडियो पे अपन ने पार्ट ए किया था। पार्ट ए में अपने मॉड्यूल का 5.1 एंड 5.2 किया था। आज के वीडियो में अपन 5.3 पूरा खत्म करेंगे, तो प्लीज पूरा वीडियो एंड तक देखिए। फॉर्मेशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पहले अपन सेक्शन 14 करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। पिछली बार मैंने बताया था आपको प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म का मतलब क्या है कि अगर कोई भी पार्टनर या कोई भी जन पार्टनरशिप में, राइट, अगर प्रॉपर्टी खरीदना है तो वो किसके नाम पे खरीदेगा? पार्टनरशिप के नाम पे खरीदेगा, यानी फर्म के नाम पे, खुद के नाम पे नहीं खरीदेगा। समझ में आया? तो इसमें एक चीज सेक्शन 14 बोलता है, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म कैन बी यूज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। पर्सनल के लिए आप यूज नहीं कर सकते, बिजनेस के लिए यूज करना पड़ेगा। अब मेन टॉपिक में आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। अब सबसे पहले पार्टनरशिप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट होना चाहिए जिसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, प्लस वो एग्रीमेंट पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये पहले भी बताया था, प्रॉफिट में लॉस इंक्लूड हो जाता है। एंड थर्ड, म्यूचुअल एजेंसी, मतलब क्या, एक पार्टनर अगर कुछ किया तो वो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। परफेक्ट। तो ये तो पार्टनरशिप का मेन कोर है, क्या कि एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए एंड म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। परफेक्ट। अब प्रोसीजर पता चलेगा। अभी समझो फॉर एग्जांपल अपन 3-4 जने हैं, अपन को पार्टनरशिप फॉर्म करना है, तो अपन कैसे कर सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म? तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि कितने पार्टनर्स को पार्टनरशिप बनाना है या ना। तो सबसे पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में यह बोला गया है कि मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, यानी 2 पार्टनर्स होने चाहिए, एंड मैक्सिमम 10 पार्टनर्स होने चाहिए अगर आपका बैंकिंग बिजनेस है तो। एंड वही चीज अगर नॉर्मल बिजनेस है तो कितने होने चाहिए? 20। मतलब अगर मैं कुछ बैंकिंग का काम कर रहा हूं तो मैक्सिमम कितने पार्टनर चलेंगे? 10। एंड वही चीज नॉर्मल काम कर रहा हूं तो कितने पार्टनर चलेंगे? 20। और मिनिमम कितने होने चाहिए? 2, राइट। तो सबसे पहले जब अपन को पार्टनरशिप बनाना है, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि कितने नंबर्स ऑफ पार्टनर अपने पास है, और वो ये क्राइटेरिया में आ रहा है या नहीं आ रहा है। परफेक्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट डिसाइड हु आर द पार्टनर्स। सेकेंड, पार्टनरशिप का एक नाम सोचना पड़ेगा, जैसे एबीसी पार्टनरशिप, समझा? तो सेकेंड, पहले तो कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए, कौन कौन है वो पार्टनर। सेकेंड, नेम ऑफ द पार्टनरशिप अपन को मिलकर डिसाइड करना पड़ेगा, समझा? ये सब पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करेंगे। थर्ड, ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब जो पार्टनरशिप कर रहे हैं वो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, अपन क्या करने वाले, जैसे कि फ्रूट्स बेचने वाले, कंस्ट्रक्शन करने वाले, एजुकेशन फील्ड में करने वाले, क्या करने वाले। उसके बाद कैपिटल कितना इन्वेस्ट करेगा और कौन कौन इन्वेस्ट करेगा। एवरी पार्टनर नीड टू इंट्रोड्यूस कैपिटल इन द बिजनेस। उसके बाद प्रिपेयर पार्टनरशिप डीड, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप डीड को अपन को मिलकर ड्राफ्ट करना पड़ेगा एंड उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अपन को बताना पड़ेगा। उसके बाद एग्रीमेंट, ये जो पार्टनरशिप डीड है जिसको एग्रीमेंट बोलते हैं, एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग एंड इट हैज टू बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। ऐसा एक भी पार्टनर नहीं होना चाहिए जो वो साइन नहीं करे। उसके बाद फर्म टू बी रजिस्टर्ड। अब एक चीज इसमें याद रखना, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट इसमें हमेशा रेकमेंड ये किया है कि आप रजिस्टर्ड करो। रीजन, अगर आप अनरजिस्टर्ड करोगे तो लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, मतलब कोर्ट बीच में नहीं आ सकता है, मतलब आप किसी पे भी केस नहीं, कोई और केस कर सकता है अगर अनरजिस्टर्ड हो तो, बट आप किसी पे भी केस नहीं कर सकते। समझ में आया ये वाला चीज? उसके बाद ओपन अ बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ द फर्म एंड पैन कार्ड ऑब्टेन करो। एक चीज बता देता हूं, पार्टनरशिप का पैन कार्ड अलग होता है, इंडिविजुअल का पैन कार्ड अलग होता है। इनकम टैक्स रिटर्न भी जब भरते हैं तो पैन कार्ड यानी पार्टनर्स अलग से इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा और पार्टनरशिप अलग से भरेगा। उसके बाद ऑब्टेन ऑल मैंडेटरी लाइसेंसेस। लाइसेंसेस मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स में अगर कुछ चाहिए, जीएसटी में चाहिए आपको, कस्टम, एक्साइज, कुछ भी जिधर भी लाइसेंस चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र में आपको बिजनेस करना है तो आपको गुमास्ता लाइसेंस चाहिए होता है, वर्क एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, तो वो आपको बीएमसी से लेना पड़ेगा। एंड रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज द कंक्लूसिव एविडेंस। ये याद रखना, कौन सा सर्टिफिकेट? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस। एक होता है प्राइमा फेसी एविडेंस, एक होता है कंक्लूसिव एविडेंस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज जस्ट अ प्राइमा फेसी एविडेंस कि आपका पार्टनरशिप है, समझा? बट कंक्लूसिव एविडेंस कौन सा है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फिर से दीज आर द 10 वेज, दीज आर द 10 वेज जहां पे आप पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो। फिर से पहला क्या करोगे, नंबर ऑफ पार्टनर्स डिसाइड करोगे, मिनिमम 2, मैक्सिमम 10। इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस आया तो 20। सेकंड क्या करोगे आप, पार्टनरशिप का एक नाम सोचोगे कि क्या नाम है। थर्ड, बिजनेस क्या चीज का करने वाले वो सोचोगे। फोर्थ,
पैसा कहां से और कितना लाने वाला है, कहां से मतलब पार्टनर्स ही आएगा, बट कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा। फिर पार्टनरशिप डीड बनाओ और वो डीड राइटिंग में होना चाहिए और साइन बाय ऑल द पार्टनर्स। फिर वो जो पार्टनरशिप डीड बना है या आपका जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, बट ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज एडवाइजेबल ऑलवेज कि आप रजिस्टर्ड कर लो। रीजन, अनरजिस्टर्ड फॉर्म हैज नो लीगल प्रोटेक्शन। फिर बैंक अकाउंट खोलो, पैन नंबर ऑब्टेन करो, जो भी आपका वैलिड लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन है वो करो, एंड लास्ट में याद रखना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस। परफेक्ट। अब उसके बाद आते हैं अपन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ये पिछली बार भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म 5 चीजों में होता है। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर। अगर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया तो आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर, एंड लास्ट में अमालगमेशन ऑफ 2 फर्म। अमालगमेशन मतलब क्या, जो 2 फर्म मर्ज हो रही है एक फर्म में, उसको बोलते हैं अमालगमेशन। अब एक चीज याद रखना, इसमें जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है तो 2 चीजें होती है, एसेट एंड लायबिलिटी रीवैल्यू होती है और गुडविल कैलकुलेट होता है। फिर से ये चीज याद रखना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म 5 वैसे होता है, पीएसआर, एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, अमालगमेशन। एंड जब भी ये 5 चीजें होगी या 5 में से कोई भी चीजें होगी तो 2 चीज होगा। क्या होगा? सबसे पहले रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। लायबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखना। जब तक until public notice is given he is liable unless any contract is made। मतलब जब भी पार्टनर कोई रिटायर हो रहा है तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, मतलब ऐड देना पड़ेगा कि भाई आज से मेरा ये पार्टनरशिप में कोई भी रोल नहीं है। जब तक अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तब तक वो लायबल रहेगा। क्यों? क्योंकि लोग यही समझेंगे ना कि अभी भी वो पार्टनरशिप में है, तो अनलेस पब्लिक नोटिस दिया ही विल बी लायबल। बट उसमें भी एक कंडीशन है, अगर पार्टनरशिप में एंटर करने से पहले या तो फिर पार्टनरशिप डीड में ऐसे लिखा हुआ है देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट कि भाई मैं लायबल नहीं हूं, मेरे को कोई पब्लिक नोटिस नहीं देना है, तो नहीं देना है। रीजन, पहला पार्टनरशिप डीड देखा जाएगा, उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट 1932 देखा जाएगा। परफेक्ट विद दिस। उसके बाद आता है डेथ ऑफ द पार्टनर। अब एक चीज याद रखना, रिटायरमेंट नॉर्मली तो एंड ऑफ द मंथ, तो एंड ऑफ द ईयर होता है, परफेक्ट। बट जो डेथ होता है, अब इंसान तो कभी भी मर सकता है ना, समझा? तो फिर normally retirement takes place at the end of the year but death may be in between the years। तो in case of a death his claim, मतलब वो क्या क्या पार्टनरशिप से हासिल करेगा, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इंक्लूड्स लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग अगर है तो ड्राइंग, फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट, जो तुम्हारा लास्ट डेट था बैलेंस शीट का, टिल हिज डेथ, यानी जब तक वो मरता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 31 दिसंबर में बंदा मर गया तो अप्रैल से लेके दिसंबर, क्योंकि लास्ट डे ऑफ बैलेंस शीट 31 मार्च था, 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक क्या क्या वो लेगा, प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेगा, इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट दोनों में लेगा, कैपिटल में भी लेगा और ड्राइंग में भी लेगा। इतना समझा? बट अब प्रॉब्लम क्या आता है, सुनना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ठीक है, बट शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ये मंथली बेसिस में नहीं होता है कि 9 महीने का इतना हुआ तो इतने में कर दो। एक एग्जांपल जो कल भी दिया था या लास्ट लेक्चर में भी दिया था मैंने, 1 महीने में अगर मैं मर गया या रिटायर हो गया, राइट, 1 महीने का प्रॉफिट था 10,000 रुपया, अगर लास्ट वीडियो देखा होगा आप लोग ने तो। बट वही चीज 11 महीने में बंदों ने 10 लाख रुपया कर दिया था, तो ये तो जो जा रहा है पार्टनर, चाहे वो मरे या रिटायरमेंट होए, प्रॉब्लमेटिक हो गया, राइट। तो इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट ने क्या बोला है कि आपको उतने महीने का प्रॉफिट मिलेगा, बट ऑन एवरेज बेसिस। तो एक चीज याद रखना, जब भी शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 35 क्या बोलता है? जो पार्टनर मर गया उसका प्रॉपर्टी, स्टेट ऑफ डिजीज पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर हिज डेथ। मतलब मैं मर गया, राइट, रिटायर्ड नहीं हुआ, मर गया, रिटायरमेंट हुआ तो पब्लिक नोटिस के बाद, फिर से रिटायरमेंट हुआ तो पब्लिक नोटिस के बाद, और अगर मैं मर गया तो पब्लिक नोटिस दूं या नहीं दूं, जो दिन से अगर मैं मरा वो दिन से अगर मेरे पार्टनरशिप कुछ कर रहे हो और नुकसान पे है, फिर भी मेरी प्रॉपर्टी लायबल नहीं है। परफेक्ट विद दिस। उसके बाद आता है सेक्शन 35 के बाद सेक्शन 33। एक चीज याद रखना, ये 5 मार्क के लिए पिछली बार आया था, 5 मार्क के लिए केस लॉ में आया था पिछली बार, तो इसमें ज्यादा फोकस करना। सेक्शन 33 क्या बोलता है? एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, मतलब क्या अपन पार्टनर को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले अपन पार्टनर्स को नहीं निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर में नॉट बी एक्सपेल्ड बाय मेजोरिटी, मतलब 4 पार्टनर है, एक को निकालना है, तीनों ने हाँ बोला बट फिर भी निकाल नहीं सकते हैं। समझ में आया ये वाला चीज?
पार्टनर में नॉट बी एक्सपेल्ड बाय मेजोरिटी अनलेस कॉन्ट्रैक्ट है अपना कि हाँ भाई अगर मेजोरिटी हुआ, एग्रीमेंट पे लिखा है कि मेजोरिटी हुआ तो अपन पार्टनर्स को निकाल सकते हैं, या तो फिर जिसको निकालना है वो गुड फेथ में काम नहीं कर रहा है, मतलब बिजनेस के लिए, भलाई के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो अपन निकाल सकते हैं। बट वही चीज अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे काम कर रहा है, अपन तीनों का रजामंदी हो, फिर भी अपन वो चौथे पार्टनर को निकाल नहीं कर सकते। ये याद रखना, सेक्शन 33 पिछली बार आया हुआ है। अब उसके बाद आता है सेक्शन 34। सेक्शन 34 बोलता है इंसॉल्वेंसी। एक चीज याद रखना, इंसॉल्वेंट कोई है या नहीं, इंसॉल्वेंसी मतलब कंगाल, बर्बाद हो गया, वो कोड बताता है या नहीं। वो तू आप और मैं नहीं बताते सर्टिफिकेट लेके कि हम कंगाल हो गए, वो कौन बताता है? कोड बताता है, समझा? तो एक चीज याद रखना, व्हेन अ पार्टनर इज एडजुडिकेटेड, ये एडजुडिकेट कौन करता है? कोर्ट करता है, एज इंसॉल्वेंट ही सीजेस टू बिकम अ पार्टनर ऑन दैट डेट। मतलब जो दिन कोर्ट का फैसला आया कि बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, वही दिन से वो पार्टनर बनना बंद हो गया है। ही सीजेस टू बी अ पार्टनर वेयर अ फर्म इज नॉट डिसॉल्व। देखो 4 जन पार्टनर में थे, 1 जन इंसॉल्वेंट हो गया, और बाकी 3 तो है ना, तो फर्म तो अपनी बची है ना, अभी तक फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है। एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया और बाकी के 3 अभी भी है, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है। तो व्हेन द फर्म इज नॉट डिसॉल्व, स्टेट ऑफ पार्टनर और द फर्म इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट आफ्टर इंसॉल्वेंसी। मतलब जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, अगर वो कुछ भी करेगा, देखो फ्रॉम द डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी वो तो पार्टनर बनना बंद हो गए, उसके बाद अगर वो कुछ भी किया तो ना पार्टनरशिप फर्म ना पार्टनर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, एंड जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका कोई हक नहीं रहेगा प्रॉपर्टी में। आफ्टर डिक्लेयरिंग इंसॉल्वेंसी, बिफोर हक था, आफ्टर हक नहीं रहेगा। वो कुछ भी काम करेगा, पार्टनरशिप विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल या लायबल। उसके बाद आता है सेक्शन 38, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। मतलब अभी किसी थर्ड पर्सन ने कोई गारंटी दिया था कि हाँ भाई तू इसके साथ, ये पार्टनरशिप के साथ काम कर, मैं गारंटी देता हूं कि कुछ नुकसान हुआ तो मैं बेयर करूंगा, राइट? तो ही एक्टेड एज अ गारंटर फॉर द पार्टनरशिप फर्म, हाँ या ना? ही एक्टेड एज अ गारंटर फॉर पार्टनरशिप फर्म। अब अपन ने क्या किया? अपन ने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म किया, मतलब एडमिशन किया, रिटायरमेंट किया, पीएसआर किया, और उसको कुछ बताया भी नहीं अपन ने, तो उससे क्या होगा? गारंटी रिवोक हो जाएगी। रिवोक का मतलब क्या होता है? गारंटी कैंसिल हो जाएगी डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि बंदे ने गारंटी दिया था ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। अब अपन कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर रहे हैं, तो अपना ये फर्ज है पहले उसको बताए, उसका अप्रूवल ले, और अगर नहीं लिया तो उसका गारंटी नहीं रहेगा। समझा ये वाला चीज परफेक्टली? अब आता है अमालगमेशन ऑफ द फर्म। जब 2 फर्म मर्ज होती है तो उसको अमालगमेशन बोला जाता है। तो ये वाले सब टॉपिक में आपको ये जानना है कि क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती है या क्या अकाउंटिंग इफेक्ट होता है अमालगमेशन में। फॉलोइंग अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ द ओल्ड फर्म, न्यू फर्म नहीं, जैसे ए और बी मर्ज हो रहे ए बी बनने के लिए, राइट? तो ए और बी में क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी ये वो बताने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी करेंगे। ये तो पहले भी बताया था जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म था। अमालगमेशन इज द 5th पॉइंट फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, राइट? उसमें भी क्या बताया था? सबसे पहले रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। दूसरा, ट्रांसफर रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर। रिजर्व का मतलब होता है अपनी जमा पूंजी, जो अपन ने अभी तक इकट्ठा करके रखा है पार्टनरशिप में, वो पुराने वालों को ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि उसमें पुराने वालों का हक है, नए वालों का हक नहीं है। थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये भी बताया था, गुडविल इज टू बी ट्रीटेड एज पर द अग्रीमेंट, एंड अगर कुछ एग्रीमेंट नहीं है तो एज पर द बुक वैल्यू। गुडविल इज ट्रीटेड एज पर द अग्रीमेंट, एंड अगर अग्रीमेंट पे कुछ मेंशन नहीं किया कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो वो कैसे ट्रीट किया जाएगा? बुक वैल्यू में। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म। देयर वुड बी सर्टेन एसेट एंड लायबिलिटी जो नए फर्म को दरकार नहीं रहेगी, तो वो एसेट या लायबिलिटी जो नए फर्म ने टेक ओवर नहीं किया है वो पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। परफेक्टली इतना समझा? फिर से सबसे पहले तो एसेट एंड लायबिलिटी रीवैल्यू करेंगे, दूसरा ट्रांसफरिंग रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स, तीसरा गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, और जो एसेट एंड लायबिलिटी नहीं ली गई है वो अपन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। परफेक्ट। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। ये पहले भी किया था अपन ने, कंपलसरी नहीं है, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि अगर अनरजिस्टर्ड फर्म है तो लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। अभी एक चीज बताता हूं, स्टेट गवर्नमेंट जो रहता है वो एग्जेम्पशन दे सकता है रजिस्ट्रेशन का, मतलब आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी करो हमको चलेगा, आपको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा, बट वो पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और वो पावर दिया किसने? सेक्शन 56 ने दिया है।
तो exemption under 56 to central to state government either fully or partly by way of notification in the official gazette। मतलब ऑफिशियल गैजेट मतलब न्यूज़पेपर होता है, एक इंग्लिश लेवल और एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज मतलब अपना लोकल लैंग्वेज, समझा। तो अगर आपने नोटिफिकेशन दिया ऑफिशियल गैजेट में एंड अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट है कि भाई हम एग्जेम्पशन देते हैं, तुम रजिस्ट्रेशन मत करो, तो आपको नीड नहीं है रजिस्ट्रेशन करने की, बट फिर भी आपको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा, समझा इतना परफेक्टली। उसके बाद सेक्शन 57 प्रोवाइड्स स्टेट गवर्नमेंट विल अपॉइंट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक बंदा चाहिए, अपन बार बार गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते कि ये लो हम लोग का एप्लीकेशन, आप पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड करो। तो जैसे कंपनी किधर होती है रजिस्टर्ड, आरओसी में होती है, वही चीज पार्टनरशिप फॉर्म किधर रजिस्टर्ड होती है, रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म आरओएफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आरओएफ, रजिस्टर ऑफ फर्म। और रजिस्टर ऑफ फर्म कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। और कौन से सेक्शन में, सेक्शन 57। तो जब अपन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबसे पहले अपन को आरओएफ, अपन ने अभी पढ़ा था रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, उसमें एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो सेक्शन 58 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, राइट। प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा एंड उसमें आपको क्या क्या डिटेल चाहिए होगा। सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस बताना पड़ेगा। देन अगर आप प्रिंसिपल प्लेस के अलावा भी अगर कोई ब्रांच में अगर काम करना चाहते हो तो नेम ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर फर्म कैरीज बिजनेस। देन डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइन्स द फर्म, वो डेट जहाँ पे हर पार्टनर ने ज्वाइन किया, अलग अलग डेट हो या सेम डेट हो, आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। पार्टनर्स का पूरा नाम एंड फुल एड्रेस ऑफ द पार्टनर एंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। देखो अगर पार्टनरशिप एट विल है तो ड्यूरेशन का काम नहीं है, बट वही चीज स्पेसिफाइड पीरियड या स्पेसिफाइड पर्पस के लिए जो अपन ने पहले पढ़ा था, तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। एंड द एप्लीकेशन फॉर्म हैज टू बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। तो एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या लगता है, नाम, प्लेस, ब्रांचेस, डेट जब पार्टनर्स ज्वाइन किए थे, उनका पूरा नाम एंड फुल एड्रेस एंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। एंड ये एप्लीकेशन फॉर्म जो भी होगा वो साइंड होगा बाय ऑल द पार्टनर्स विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। अब उसके बाद आता है नेम ऑफ द फर्म। अब एक चीज याद रखना, जब अपन फर्म का नाम डिसाइड करते हैं तो ये वर्ड्स नहीं आने चाहिए वो नाम पे। क्या क्या वर्ड, क्राउन, जैसे एबी क्राउन पार्टनरशिप नहीं आना चाहिए, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, या तो फिर ऐसा कोई वर्ड जो अपन को लगता है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। बट अगर अपन ने गवर्नमेंट का पहले ही अप्रूवल ले लिया इन राइटिंग कि आहा अपन वो नाम यूज कर सकते हैं तो कर सकते हैं, समझा। तो अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ है तो अपन को गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए इन राइटिंग। अगर गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया इन राइटिंग, बार बार बोल रहा हूं, तो आप वो नाम यूज कर सकते हो, वरना वो नाम यूज नहीं कर सकते हो। अब प्रोसीजर आएगा फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म में बी इफेक्टेड बाय सेंडिंग, नॉर्मली रजिस्टर ऑफ फर्म को अपन रजिस्टर्ड करेंगे, हाँ या ना, तो उसको क्या करने का, बाय सेंडिंग बाय पोस्ट और डिलीवरिंग टू द रजिस्ट्रार इन विच द प्लेस इज सिचुएटेड। मतलब पहले अपन ने वो फॉर्म भर दिया, पूरा डिटेल डाल दिया, अब तो या तो तुम स्पीड पोस्ट कर दो या पर्सनली उधर चले जाओ रजिस्ट्रार के पास एंड उनको वो फॉर्म हैंड ओवर कर दो। जस्ट लाइक पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड अपन जैसे भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरो और रजिस्टर, वहां पे पैन कार्ड अथॉरिटी को दिया जाता है, या पे रजिस्टर ऑफ फॉर्म को आप वहां पे जाके दे दो, या तो पोस्ट से भी भेज सकते हैं। अब अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया है, पर अभी अगर कुछ नाम पे लोचा है या तो फिर अगर एड्रेस चेंज करना है आपको, तो इन दैट केस ऑल्टरेशन इन फर्म्स नेम, प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या बोलता है सेक्शन 60, अ स्टेटमेंट सेंड टू आरओएफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म विद प्रिस्क्राइब्ड फीस स्पेसिफाइंग क्या क्या ऑल्टरेशन आपको करना है एंड साइन एंड वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। मतलब जो जो जितना बोल रहा है कि दो पार्टनर का साइन चाहिए तो 2 पार्टनर करो, 3 का चाहिए तो 3 करो, वो रजिस्टर ऑफ फर्म में जैसे बोल रहे हैं उन लोग। सेक्शन 60 कंप्लाइज दैट रजिस्ट्रेशन विल रजिस्ट्रार विल ऑल्टर द रजिस्टर ऑफ फर्म। मतलब आप सबसे पहले क्या करोगे, रजिस्ट्रार को बोलोगे कि भाई ये चेंजेस हमको करवाना है। रजिस्ट्रार क्या बोलेगा, एक फॉर्म भर के दे दो हमको, और जितने जनों का साइन चाहिए, जितना हम बोल रहे हैं उतना साइन लेके आ जाओ एंड फीस भी भर दो, राइट। जैसे ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अमेंडमेंट या ऑल्टरेशन रजिस्ट्रार को दिया, वो अगर वो सेटिस्फाई है कि हाँ भाई सब ठीक है, तो वो क्या करेगा, रजिस्टर ऑफ फर्म, क्या वर्ड यूज किया है यहाँ पे, रजिस्टर ऑफ फर्म में एंट्री कर देगा। मतलब जो भी चेंजेस है वो किस में करेगा, रजिस्टर ऑफ फर्म में।
सेक्शन 63 क्या बोलता है? एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी बताया था 5 चीजें होती है, तो कोई भी चेंज हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो भी आपको रजिस्टर ऑफ फर्म को बताना पड़ेगा, और रजिस्टर ऑफ फर्म क्या करेगा? रजिस्टर ऑफ फर्म में चेंज करेगा। अब लास्ट वीडियो में अपन ने माइनर का किया था, विड्रॉल ऑफ माइनर, मतलब अगर मेजोरिटी अटेंड करता है तो 6 महीने का क्लॉज मिलता है, 6 महीने के अंदर उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है अगर उसको पार्टनरशिप में रहना है या नहीं रहना है। एंड वही चीज अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, मतलब इट इज अज्यूम कि वो एज अ पार्टनर काम करेगा, राइट। तो 6 महीने का जो नोटिस पीरियड है, देखो, विड्रॉल ऑफ माइनर, गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार, ही विल रिकॉर्ड द सेम इन द रजिस्टर ऑफ फर्म, यानी हाँ या ना कुछ भी आपको नोटिस रजिस्टर ऑफ फर्म आरओएफ को भी देना पड़ेगा, एंड फिर वो आरओएफ क्या करेगा? रजिस्टर में मेंटेन करेगा। फिर सेक्शन 64, रजिस्ट्रार शैल हैव द पावर एट एनी टाइम टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक इन द रजिस्टर, अगर गलती से रजिस्टर में कुछ मिस्टेक हो गया तो वो पावर आरओएफ को दिया गया है कि वो कभी भी किसी भी टाइम पे मिस्टेक ऑल्टर कर सकता है। फिर सेक्शन 66 आता है, रजिस्टर ऑफ फर्म शैल बी ओपन टू इंस्पेक्ट बाय एनी पर्सन, सिर्फ प्रिस्क्राइब फीस दे दो, आप बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हो। अब मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 69, फिर से कौन सा सेक्शन? सेक्शन 69, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ये अभी के वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पर अनरजिस्टर्ड फर्म हुआ तो उसको लॉ का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, हाँ या ना। बट सुनो इधर, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन 2 चीज है। पहला, नो केस सूट बिटवीन द फर्म एंड द पार्टनर, यानी पार्टनर भी फर्म पे केस नहीं कर सकता है, फर्म भी पार्टनर पे केस नहीं कर सकता है। एंड सेकेंड, जो फर्म है वो किसी थर्ड पर्सन पे केस नहीं कर सकता है। देखो, थर्ड पर्सन कर सकता है, बट अपन बीइंग नॉट रजिस्टर्ड वी कांट फाइल अ केस ऑन समवन एल्स, वी बीइंग पार्टनरशिप फर्म। पर इसमें 2 हक उनको दिया भी, देखो ये 2 हक है जो उनको नहीं मिला है, बट 2 हक है वो मिला भी है। क्या राइट्स मिले? पहला, एनफोर्समेंट ऑफ एनी राइट टू सू फॉर डिसोल्यूशन, कोई भी पार्टनर डिसोल्यूशन के लिए केस फाइल कर सकता है। एंड सेकेंड, पावर ऑफ द कोर्ट अंडर प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी, मतलब इंसॉल्वेंसी का प्रोसीडिंग कुछ भी होगा वो कर सकते हैं ये वाले एक्ट में। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, 2 पावर है जो उन लोग के पास नहीं है। क्या? केस फाइल नहीं कर सकते फर्म एंड पार्टनर एक दूसरे के खिलाफ, कोई थर्ड पर्सन के खिलाफ भी फाइल नहीं कर सकते। एंड 2 पावर है, पहला डिसोल्यूशन के लिए कर सकते हैं केस फाइल, एंड इंसॉल्वेंसी के लिए प्रोसीडिंग कर सकते हैं इन कोर्ट। परफेक्ट। अब जब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरोगे, मैंने क्या बोला था, आरओएफ को रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा जाता है, राइट। तो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में अगर आपने कुछ गड़बड़ किया, मतलब अगर तुमने कुछ फॉल्स डॉक्यूमेंट किया या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन दिया जहाँ पे तुमको ही नहीं मालूम कि सही है गलत है, बाद में वो गलत हुआ, तो तुमको पेनल्टी भी लग सकता है, याद रखना। तो पेनल्टी क्या बोलता है? सेक्शन 70, एनी पर्सन हु गिव्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन इम्प्रिजनमेंट, यानी जेल भी जा सकता है, और अप टू 3 मंथ्स, या तो फाइन भी लगेगा या तो फिर दोनों चीज हो सकता है। तो आप जब भी फॉर्म भरोगे, जब भी आरओएफ को कुछ भी सबमिट करोगे, आपको देखना है कि ये फ्रॉड आप नहीं कर रहे हो या फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। परफेक्ट। फिर आता है सेक्शन 72, मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस, राइट। पब्लिक नोटिस कब कब दिया जाता है एंड किस प्रकार से दिया जाएगा। तो सबसे पहले, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, एक्सपल्शन मतलब निकाला जा रहा है, एडमिशन, या तो फिर माइनर जो 6 महीने वाला क्लॉज है, अटेनिंग मेजोरिटी, जैसे मेजोरिटी अटेन किया तो 6 महीने का पीरियड मिलता है, राइट। पब्लिक नोटिस का मतलब होता है आरओएफ को नोटिस देना है, रजिस्टर ऑफ फर्म को, एंड ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट का मतलब क्या होता है? एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर और एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में देना है। एंड वही चीज अगर कोई दूसरे केसेस आए तो आपको आरओएफ को नोटिस नहीं देना, डायरेक्टली आपको ऑफिशियल गैजेट में करना है। फिर से, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, एडमिशन और माइनर, अगर ये 4 या 5 चीज, कितने जने, 1 2 3 4, अगर ये 4 चीज से रिलेटेड हुआ तो नोटिस टू आरओएफ एंड ऑफिशियल गैजेट। एंड वही चीज इसके अलावा हुआ तो डायरेक्टली आप क्या करोगे? ऑफिशियल गैजेट। परफेक्टली ये समझा पब्लिक नोटिस यानी मतलब क्या होता है। अब उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए एक चार्ट फॉर्मेट पे मैंने प्रिपेयर किया है, ट्राई करना समझने का। अगर ये चार्ट ही मेमोराइज हो गया तो बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब फर्म को क्या कर रहे हैं अपन? डिसॉल्व कर रहे हैं। 2 टाइप का डिसोल्यूशन होता है, याद रखना ये चीज। पहले तो वॉलंटरी होता है, मतलब विदाउट कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, या तो फिर डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। परफेक्ट विद दिस। फिर से, डिसोल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, डिसोल्यूशन विदाउट कोर्ट ऑर्डर या तो वॉलंटरीली, या तो फिर डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। परफेक्ट। ये ऐसे ही याद रखो पिक्चर में। फिर से, सर ने डिसोल्यूशन बोला था,
डिसोल्यूशन 2, कोर्ट के साथ या कोर्ट के बिना। परफेक्ट, इतना समझ में आया। अब पहले अपन करते हैं कोर्ट के साथ, बहुत इजी है ये सेक्शन 44 बोल रहा है कि कोर्ट कौन से पर्पस या कौन से ग्राउंड में आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व कर सकता है। तो पहले अनसाउंड माइंड, मतलब सब पार्टनर्स पागल हो गए, तो आपका पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। सेकंड, इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, मतलब पहले जो आप ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे अब वो केपेबल नहीं हो। थर्ड, गिल्टी ऑफ कंडक्ट इन द बिजनेस, मतलब बिजनेस में आप फ्रॉड करने लगे या मिसरिप्रेजेंटेशन करने लगे। फोर्थ, विलफुल कमिट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट रिलेटेड टू, मतलब ब्रीच का मतलब क्या होता है, नॉन परफॉर्मेंस। ब्रीच का मतलब होता है नॉन परफॉर्मेंस, मतलब यू अग्री टू डू समथिंग बट नाउ यू आर नॉट डूइंग दैट। जैसे फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट अग्री कर रहा था कि वो मैनेजमेंट का पूरा काम करेगा जो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब बट दे आर नॉट फुलफिलिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। या तो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में आपने कोई बाहर वालों थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया बट नाउ यू आर नॉट फुलफिलिंग दैट एग्रीमेंट, तो थर्ड पार्टी कोर्ट में चले जाएगा एंड कोर्ट सीधा डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे देगा। समझा इतना। फिफ्थ, पार्टनर हैज ट्रांसफर इंटरेस्ट टू द थर्ड पार्टी, मतलब अपने हिस्सेदारी किसी थर्ड पार्टी को मैंने ट्रांसफर कर दिया। अलाउड शेयर्स टू बी चार्ज, मतलब मेरे शेयर तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो मैंने किसी और को गिरवी पे रख दिया। चार्ज मतलब गिरवी पे रखना। अलाउड टू सोल्ड हैज लैंड रेवेन्यू, मतलब मैंने मेरे शेयर गिरवी नहीं रखे, मैंने वो बेच दिए किसी और को। एंड लास्ट, एनी अदर ग्राउंड हैज प्रिस्क्राइब। तो एक चीज याद रखना, अगर कोर्ट बीच में आता है तो देयर आर 5 वेज इन विच कोर्ट बीच में आ सकता है। फिर से, पहला अनसाउंड माइंड, दूसरा इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, तीसरा गिल्टी, चौथा विलफुल ब्रीच, एंड पांचवा अगर पार्टनर ने अपनी हिस्सेदारी ट्रांसफर कर दी है तो। परफेक्टली समझा ये वाला चीज। अब अपन वॉलंटरी में जाएंगे। वॉलंटरी में आपको 4 चीज याद रखना है, देखो डायग्राम फॉर्मेट पे याद रखो। कोर्ट, विदाउट कोर्ट, कोर्ट आया तो 5 चीजें, विदाउट कोर्ट आया तो 4 चीजें, कोर्ट आया तो सेक्शन 44, विदाउट कोर्ट या तो वॉलंटरी आया तो सेक्शन 40 से लेके जाता है, 40, 41, 42, 43, और ये वाला क्या हो गया, सेक्शन 44। अब 4 चीजें पहले मैं पढ़ के आपको बताता हूं। डिसोल्यूशन बाय एन एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन कंपल्सरी डिसोल्यूशन बोला जाता है। हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज एंड नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। 40, 41, 42, 43 ये विदाउट कोर्ट है एंड 44 विद कोर्ट है। अब सबसे पहले सेक्शन 40 पे आते हैं। बाय अग्रीमेंट, मतलब अगर अपना अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप है अपना एंड उस पे सबका कंसेंट है कि हाँ भाई अभी पार्टनरशिप डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो अपन डिसॉल्व कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज याद रखना, mere cessation ऑफ बिजनेस इज नॉट डिसोल्यूशन, मतलब अपन ने लीगली डिसोल्यूशन किया नहीं, अपन सिर्फ पार्टनरशिप बंद करके रख दिए तो उसको डिसोल्यूशन नहीं बोला जाता है। धंधा बंद करना डिसोल्यूशन नहीं होता है। डिसोल्यूशन प्रॉपर्ली आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये केस लॉ आया था एक, याद रखना है, हकमजी मेघाजी वर्सेस पूनाजी देवीचंद। फिर से, हकमजी मेघाजी वर्सेस पूनाजी देवीचंद। ये क्या बोल रहा था, इन लोग ने बिजनेस बंद करके रख दिया, राइट, बट डिसॉल्व नहीं किया था, ये याद रखना। एंड लास्ट, डिसोल्यूशन एंड वाइंडिंग अप आर डिफरेंट, ये भी याद रखना, ये आ सकता है, दोनों में डिफरेंस बताता हूं। डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस बंद होना, प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप मतलब एसेट रियलाइज करना, मतलब उधारी इतनी हो गई है कि अभी अपन एसेट बेच रहे और उधारी चुका रहे, उसको क्या बोलते हैं, वाइंडिंग अप। डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस बंद कर देना, वाइंडिंग अप के बाद डिसोल्यूशन होगा। समझ में आया इतना परफेक्टली। तो ये वाला क्या था, सेक्शन 40 बाय एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। फिर आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, सेक्शन 41। अब अगर सब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए या कोई एक पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हुआ तो अपन डिसोल्यूशन कर सकते हैं। या तो फिर हैपनिंग ऑफ इवेंट विच मेक्स इट अनलॉफुल, मतलब अभी एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एबीसी था, राइट, वो बेटिंग के धंधे में था, पहले बेटिंग का धंधा इलीगल नहीं था, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तो अब जो ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टनरशिप है वो क्या हो गया, इलीगल हो गया, है या ना, तो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ेगा, जिसको बोला जाएगा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। समझ में आया ये वाला चीज परफेक्टली। अब थर्ड वाला, हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज। अब मैं लास्ट वीडियो पे आपको लेके जा रहा हूं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बोला था, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में एक होता है पार्टनरशिप बाय विल, एक होता है स्पेसिफाइड टाइम एंड स्पेसिफाइड पीरियड। इन शॉर्ट बता रहा हूं, समझा। तो अब अगर स्पेसिफाइड टाइम हुआ और अगर वो टाइम खत्म हो गया तो उसको बोला जाता है एक्सपायरी ऑफ टर्म, जिसमें वो किधर जाएगा, हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी में। फिर वही चीज, पर्पस खत्म हो गया मतलब कंप्लीशन ऑफ पर्पस। अगर सब पार्टनर मर गए या कोई पार्टनर मर गया तो डेथ ऑफ अ पार्टनर। एंड लास्ट, पार्टनर हैज इंसॉल्वेंट। अब इसमें एक चीज याद रखना, चेन करम, सिद्धा करम,
ओसवाल वर्सेस राधाकृष्ण विश्वनाथ। फिर से चेंगकरम सिद्धाकरम ओसवाल वर्सेस राधाकिशन विश्वनाथ दीक्षित। ये क्या बोला था? लीगल रिप्रेजेंटेटिव स्टेप्स इन द शूज ऑफ द डिजीज पार्टनर। इसका मतलब क्या है? दो जन थे, एक जन मर गया, अब हैज पर द कॉन्ट्रैक्ट या हैज पर द एग्रीमेंट जो लीगल हायर है वो उसके बदले आएगा। मतलब अगर दो जन था, एक जन मर गया तो पार्टनरशिप खत्म नहीं होती है। मियर डेथ डज नॉट मेक द पार्टनरशिप डिसॉल्व। समझ में आया? ये वाला जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ही विल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। समझा ये वाला केस लॉ? परफेक्ट। अब उसके बाद आता है नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल था कि हम अपनी मर्जी कभी भी बंद कर सकते हैं। तो सब पार्टनर क्या करेंगे? एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स डिसॉल्व कर सकते हैं। फिर से आते हैं, डिसोल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, बाय कोर्ट, बाय विदाउट कोर्ट, यानी बाय वॉलंटरी भी आप कर सकते हो। कोर्ट के साथ गए जाओगे तो 5 चीजें, अनसाउंड माइंड, इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, गिल्टी ऑफ कंडक्ट, विलफुल ब्रीच, या तो पार्टनर ने खुद अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। एंड वही चीज अगर डिसोल्यूशन विदाउट कोर्ट ऑर्डर जाओगे तो 4 चीजें। सबसे पहले आता है बाय अग्रीमेंट, फिर आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन 41, हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज एंड नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। इसमें अपन ने 2 केस लॉस पढ़ा है। सबसे पहला हकमाजी मेघाजी वर्सेस पुनाजी देवचंद, एंड दूसरा चेंगकरम सिद्धाकरम ओसवाल वर्सेस राधाकिशन विश्वनाथ दीक्षित। ये याद रखना, मैं सब केस लॉस नहीं बता रहा हूं, बट जितने सेक्शन जितने केस लॉस मेरे को ये मैराथन में इंपॉर्टेंट लगते हैं फॉर जुलाई मैं वो बता रहा हूं, वो मिस नहीं करना। अब लास्ट में आता है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन। मतलब डिसोल्यूशन हो गया, सेक्शन 45, देखो ये 44 में कंक्लूड हुआ। 45 क्या होता है? लायबिलिटी ऑफ पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन। ये सेम है, अगर पब्लिक नोटिस दे दिया कि डिसॉल्व हो गया तो कोई लायबिलिटी नहीं है, बट पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया every partner is liable after dissolution also. Section 46, every partner have the right to have the property of the firm in payment of debt and have surplus distributed among the partners. मतलब हर पार्टनर का यह हक है कि पहले प्रॉपर्टी बेच के बाहर वालों का पैसा चुका दे, एंड फिर भी अगर कुछ सरप्लस बचा तो उसका यह हक है कि वो पैसा ले सकता है। ये हैज पर सेक्शन 46। फिर सेक्शन 48 आता है मोड ऑफ सेटलमेंट। तो सबसे पहले लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी शैल बी पेड, यानी अपना जो भी लॉसेस हुए हैं, जो भी बाहर को चुकाना है, तो सबसे पहले प्रॉफिट में से चुकाया जाएगा। प्रॉफिट अगर नहीं बचा तो कैपिटल में से चुकाया जाएगा। एंड लास्टली पार्टनर इंडिविजुअली लेके आएंगे इन पीएसआर। इसके लिए बोला जाता है ना अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब खुद की प्रॉपर्टी बेच के भी जितना पैसा चुकाना है उतना उन लोग को लाना पड़ेगा। सेकेंड, कैपिटल शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब जो भी अपने पास पैसा बच गया सबसे पहले बाहर का डेट चुकाएंगे, दूसरा अगर पार्टनर का लोन होने तो वो चुकाएंगे, तीसरा पार्टनर का कैपिटल चुकाएंगे, फिर से पहले बाहर वालों का चुकाएंगे, फिर पार्टनर का लोन वोन लिया है अगर तो वो चुकाएंगे, फिर पार्टनर का कैपिटल अपन रीपेमेंट करेंगे, एंड फिर भी अगर कुछ बच गया तो वो पीएसआर में सब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। परफेक्टली इतना समझाए? ये था सेक्शन 48 मोड ऑफ सेटलमेंट। अब मोड ऑफ सेटलमेंट के बाद आता है सेक्शन 50 पर्सनल प्रॉफिट आफ्टर डिसोल्यूशन। मतलब डिसोल्यूशन पूरा नहीं हुआ है, बोल दिया लोगों को कि डिसोल्यूशन हुआ है, मतलब आफ्टर फर्म इज डिसॉल्व बट बिफोर वाइंडिंग अप टेक्स प्लेस, यानी पूरा नहीं हुआ है, प्रोसेस में अभी, एंड उसके बीच में अगर कोई पार्टनर ने पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया, देखो बात चल रही है कि पार्टनरशिप बंद हो जाएगा, अपन प्रोसेस में डाल चुके, बट अभी तक लास्ट में अपना वर्डिक्ट नहीं है कि योर पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, एंड उसके बीच में अगर कुछ प्रॉफिट अगर कोई पार्टनर ने बनाया तो वो प्रॉफिट में पार्टनर का हक नहीं है, वो प्रॉफिट में फर्म का हक होगा, यानी पार्टनरशिप फर्म लेके जाएगा वो। समझा? सेक्शन 51 रिटर्न ऑफ प्रीमियम, मतलब जब मैंने एक बंदे को एडमिट किया था एज अ पार्टनर, मैंने उससे जरूरत से ज्यादा, यानी उसका जो एडमिशन लिया उसने कैपिटल तो लाया ही, कैपिटल के साथ साथ कुछ प्रीमियम अमाउंट भी लाया टू बी अ पार्टनर इन माय फर्म। तो वेयर अ पर्सन हैज पेड प्रीमियम फॉर एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप, एंड मैंने बोला था कि मेरा पार्टनरशिप यानी ये प्रीमियम 2 या 3 साल तक रहेगा। अब उसके पहले ही अगर मेरा पार्टनरशिप खत्म हो गया तो वो जो प्रीमियम है वो पार्टनरशिप को उसको रिटर्न देना पड़ेगा, रिफंड देना पड़ेगा। बट इसमें भी एक सुविधा है, जो डिसोल्यूशन हुआ है इज ड्यू टू द मिसकंडक्ट, वो जो बंदा आया उसके मिसकंडक्ट की वजह से ही डिसॉल्व हुआ है मेरा पार्टनरशिप, तो मेरे को रिटर्न नहीं देना है। सेकेंड, डिसोल्यूशन इज इन परसुएंट टू अग्रीमेंट, यानी पहले ही जब वो प्रीमियम लेके आया ना, जब भी मैंने एक एग्रीमेंट बना दिया था कि भाई अगर उसके वो टर्म के पहले भी अगर अपना पार्टनरशिप खत्म हुआ तो भी मैं प्रीमियम ये रिफंड
नहीं दूंगा तो चलेगा। इतना समझ में आया परफेक्टली? दिस इज सेक्शन 51 रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अब उसके बाद आता है सेक्शन 52 रिसेंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब contract creating partnership is rescinded on the grounds of fraud or misrepresentation. The parties is entitled to, यानी rescind का मतलब क्या होता है? cancellation of a contract. Firstly क्या बोला है? contract creating partnership is rescinded on the grounds of fraud or misrepresentation. मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? वो वॉइड हो जाएगा एक तरीके से, हाँ या ना? बट उसमें जो पार्टीज रहेंगे, जो सामने वाले रहेंगे, अब वो क्या करेंगे? तो सबसे पहले लीन करेंगे। लीन का मतलब क्या है? अगर अपने पास कोई पैसा है तो अपन पार्टनर्स में नहीं बांटेंगे, उन लोग क्या करेंगे? लीन कर लेंगे, मतलब राइट ऑफ रिटेंशन, वो पैसा रखेंगे अपने पास ही। सेकेंड, रैंक हैज अ क्रेडिटर, वो अपने आप को रैंकिंग देंगे कि पहला किसको चुकाने का, पहला किसको चुकाने का, एंड ये जो पार्टनर्स है वो एकदम एंड में उसको चुकाया जाता है। एंड थर्ड, इंडेमनिफाई बाय द पार्टनर्स, मतलब जिन्होंने फ्रॉड किया है, अभी जैसे ए बी सी है, अगर ए ने फ्रॉड किया है तो बी एंड सी हैव द राइट कि वो पैसा वसूल कर सकते हैं जो पार्टनर ने फ्रॉड किया उनसे। परफेक्टली समझा? सेक्शन 52 रीसेंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट सेक्शन 53 रिस्ट्रेन टू यूज फर्म्स नेम। अगर एक बार पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, अनलेस कोई एग्रीमेंट अपने बीच में है, पार्टनर्स फर्म का नाम यूज कहीं पे भी नहीं कर सकते। एंड सेक्शन 54 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ये पहले वाले वीडियो में भी किया था अपन ने, यहाँ पे ये बोला था कि ये पर्टिकुलर पीरियड या तो पर्टिकुलर लोकल लिमिट के अंदर आप नहीं कर सकते हो कोई भी ट्रेडिंग अनलेस कोई एग्रीमेंट है। तो मैंने ये दो वीडियो में आपको दो वीडियो किया, उसमें मैंने दो बताया है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी कैसे आए थे, प्लस ये भी बताया है कि कंसेप्ट क्लैरिटी में जो कीवर्ड्स होते हैं थोड़े बहुत वो भी किया है। परफेक्ट विद दिस? तो अगर आपको ये वीडियो से, ये दो वीडियो से कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, एंड मुझे ये भी बताना कि मैं जो दूसरा मैराथन लॉ का करने वाला हूँ वो कौन से सब टॉपिक में करूँ। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।